एक गांव में मनीषा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका बाप ज्यादा नशा करने की वजह से अभी कुछ सालों पहले ही गुजर चुका था। माँ, आप मेरा इंतजार करना, खेत से आते वक्त मैं आपकी दवा जरूर लेकर आऊंगी। अरे बेटा, रहने दे, मैं जानती हूँ ये दवाइयाँ बस थोड़ी सी देर को सुकून देती हैं, वरना फिर से सारा मामला वही के वही ही होता है। माँ, कम से कम दर्द से तड़पने से तो अच्छा है ना कि कुछ देर को आराम मिल जाए। नीतू को कमर में दर्द होने की परेशानी थी। दवा खाने से तो उसका दर्द काबू में रहता था, लेकिन दवाई छोड़ते ही वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाती थी। माँ की ऐसी हालत की वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी बेचारी मनीषा के ही सर पर थी। मैं जा रही हूँ माँ, ऐसे बोलकर मनीषा अपने काम पर निकल गई। वो अपने गांव के एक अमीर साहूकार के बगीचे में काम करने जाया करती थी। अभी वो जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक झाड़ी में फंसी हुई छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ, रुको नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मनीषा ने उस चिड़िया को झाड़ी से निकाला और वो फिर से अपने रास्ते पर निकल गई और बगीचे में पहुंच गई। अरे वाह, इस बार तो मालकिन मेरे काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। जरा इन लाल लाल रसीले सेबों को तो देखो, कितने ज्यादा सेब उगे हैं इस बार। ऐसे बोलकर मनीषा सभी पेड़ों पर पानी डालने लगी। उस बगीचे में ढेर सारे सेब के पेड़ लगे हुए थे। अभी मनीषा पानी डाल ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ पर आ गई। सब अच्छे से तो चल रहा है ना? हाँ मालकिन, आप खुद ही देख लीजिए कितने ज्यादा बड़े और लाल सेब उगे हैं। इस बार मैंने बहुत मेहनत। हाँ हाँ, बस कर, ये सब तेरी मेहनत का नहीं, हमारी अच्छी किस्मत का नतीजा है, समझी? तुझे महाना तनख्वाह तो मैं पहले जितना ही दूंगी। अरे लेकिन नहीं, मैं तो गलत कह रही हूँ। तूने तेरी माँ की खराब तबीयत की वजह से 3 दिन काम से छुट्टी ली थी, उसके भी पूरे पूरे पैसे काटे जाएंगे। मालकिन, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे मेरी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। प्लीज मेरी पगार मत काटना। यहाँ क्या रिश्तेदारियाँ निभाने आई हूँ मैं, समझी? जितना तेरा निकलेगा उतना ही मिलेगा। ऐसा बोलकर रजनी सभी का हिसाब करने लगी। जहाँ हर बार सेब थोड़े से ही उगते थे, तो वहीं मनीषा ने अपनी जी जान की मेहनत से इस बार सबसे ज्यादा सेब उगा कर दिखाए थे। लेकिन फिर भी दुष्ट रजनी ने उसे इस सब के लिए भी कोई फालतू पैसे नहीं दिए और साथ ही उसके काम पर न आने वाले दिनों की भी उसने पूरी पूरी पगार काटी। इतने में तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाएगा या फिर माँ की दवा। मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है। बेचारी मनीषा को ऐसे ही सोचते सोचते खेत में ही शाम हो गई और बिल्कुल शाम को मनीषा घर पर पहुँची और घर पहुँचते ही वो हैरान रह गई। माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? और ये आंसू? बेटा, सब कुछ हमसे छीन गया। देख देख, हमारी आंखों के सामने तेरे बाप आ गए और अब ये घर देख बेटा। मनीषा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो सब कुछ समझ चुकी थी। बेचारी मनीषा के हाथों किराया ना भर पाने की वजह से अब उनका घर भी छीन चुका था और दोनों माँ बेटी बस बेबसी से उसे देख रही थी। माँ, जब तक जिंदगी है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर ये घर छूट गया तो? चलिए हम फिलहाल मौसी जी के यहाँ चलते हैं। अपने थोड़े बहुत पैसे और सामान लेकर मनीषा अपनी माँ के साथ अपनी मौसी जी के यहाँ जाने को निकल गई। वो ट्रेन से जा रहे थे कि तभी भाई साहब, मेरी माँ की पीठ में तकलीफ है, प्लीज आप इन्हें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं खुद इस सीट से उठ जाता हूँ और तुम अपनी माँ को इस पर बैठने की बजाय लिटा देना, ठीक है? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो और फिर कैसे बोलूं? मैंने इस सीट के पैसे दिए हैं, समझी? अगर सीट चाहिए तो तुम भी अलग से 1000 रुपए जमा करो। आई बड़ी भिखारन अपनी माँ को बिठाने वाली, चल हट यहाँ से। मनीषा उस आदमी के बुरे व्यवहार को देखकर दंग रह गई। बेचारी माँ बेटी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह से मनीषा नीतू को लिए अपनी मौसी के यहाँ पहुँचती है।
अरे नीतू दीदी, मनीषा मेरी बिटिया अचानक। अपनी बहन को देखकर नीतू की आंखें भर आईं और वो उसके गले लग गई। मौसी जी, अभी माँ को आपकी जरूरत है। मनीषा ने अपनी मौसी को अपने साथ हुई सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ मनीषा, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। जानती है, मेरे पति 2 दिन बाद चाइना जा रहे हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए मौसी जी, हम 2 दिन में यही शहर में ही कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। मनीषा 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक तो गई, लेकिन चिंता की बात ये थी कि 2 दिन के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उनके आधे पैसे तो गांव से शहर आने में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन भी हो गए। चलिए मौसी जी, अब हम चलते हैं, आप आराम से जाइए। रुक जा मनीषा, मैंने तेरे मौसा जी से बात की है। इस इतने बड़े शहर में तू कहाँ भटकेगी बेटा? आप परेशान मत होइए मौसी जी, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर ही लूंगी। वैसे भी हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आपने 2 दिन हमें अपने घर में रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बोलकर मनीषा अपनी माँ के साथ बाहर आ गई और वो दोनों बस दर दर भटकने लगी। एक मंदिर में भंडारा हो रहा था, वहीं पर बैठकर दोनों माँ बेटी ने अपना पेट भरा और फिर मनीषा ने भगवान जी से बहुत ज्यादा प्रार्थना की। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारा सहारा हो, प्लीज कुछ करो। ऐसे बोलकर मनीषा फिर से अपनी माँ के साथ किसी बसेरे को तलाशने लगी। वो दोनों चलते चलते शहर की खाली खाली सी जगह पर आ चुकी थी, जहाँ बहुत कम घर थे और अब रात भी बहुत हो चुकी थी। देख तो मनीषा, यहाँ कितने बड़े बड़े मैदान खाली हैं। चलो माँ, यही चाँद के नीचे अपनी रात काटते हैं। दोनों बेबस माँ बेटी वही मैदान में ही बैठ गई और चाँद की रोशनी को देखने लगी। अभी वो बस चाँद को देख ही रही थी कि तभी मनीषा को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके हाथ को छुआ हो। ये क्या था? मनीषा ने अपने हाथ को उठाकर देखा तो उस पर बिल्कुल एक छोटी सी लाल रंग की तितली जैसे पंखों वाली परी बैठी हुई थी। ये तो कैसी हो मनीषा? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ही दर्दों से जूझ रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, मदद। जानती हो, मेरी जैसी परियां इस दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम खुद को दिखाना चाहते हैं। समझी? समझ गई। ये तो कुछ कुछ परियों की कहानी जैसा है। अगर तुम सच में एक परी हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं वही तो करने आई हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? परी चारों तरफ देखने लगी, तभी उसे मनीषा के बस्ते में एक लाल सा सेब दिखाई दिया। हाँ, ये सेब। ऐसे बोलकर परी ने उस सेब पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ती, वैसे ही देखते वहाँ एक सुनहरी रोशनी सी जगमगाई। वहाँ एक सेब से बना बड़ा सा घर नजर आया, जिसमें खिड़की दरवाजे खुले हुए थे और उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। और वो कोई मामूली घर नहीं, बल्कि जादुई था। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही परी। अभी तो ये जादू शुरू हुआ है, ये देखो। ऐसे बोलकर उस परी ने मनीषा के आसपास की जगह को बड़े ही सुंदर से मैदान में बदल दिया। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया? मुझे खुशी हुई। जानती हो मैं क्यों तुम्हारी इतनी मदद कर रही हूँ? नहीं, तुम्हें याद है वो चिड़िया जिसे तुमने बचाया था? वो मैं ही थी। बस उसी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये सब किया। जानती हो, इस घर में और भी बहुत से जादू है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ऐसे बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। मनीषा और उसकी माँ अपने अनोखे से घर को निहार रही थी। अब उनके दिन बदल चुके थे और मनीषा की मेहनत और यकीन की जीत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मनीषा अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जादुई सेब के घर में रहने लगती है।
संध्या बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया है? 20 रुपए आलू टिक्की और पनीर लगाकर 25 रुपए का है। 20 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगा कर दे तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 25 रुपए में इतना ही पनीर मिलेगा, हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर में ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली, और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर। बर्गर वाले की ये बात संध्या के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं घर के खर्चों में हर्ष की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना भी तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माँ जी और हर्ष से बात करती हूँ। संध्या हर्ष और अपनी सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात संध्या बहू, अब तुम भी बच्चों से बात कर रही हो। पता है तुम्हें, हम औरतों का घर से निकलकर बाहर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा ले, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूँ तो इससे हर्ष को भी पैसों की मदद मिलेगी। मुझे 15 दिनों के अंदर बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। हर्ष की सैलरी घर के किराए और घर के खर्च में ही लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, संध्या का मन है तो मुझे लगता है हमें संध्या को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका ही साथ दे रहा है। फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हर्ष संध्या को 2000 रुपए देता है। इतने में तो थोड़ा ही सामान आ पाएगा। संध्या परेशान हो जाती है। हर्ष ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 रुपए का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए संध्या को उधार में सामान लेना पड़ा। संध्या ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। संध्या शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा संध्या ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हर्ष मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। संध्या भी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। संध्या घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा देती है 2 से 3000 रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सभी ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। संध्या अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है।
तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार का ठेला दे रहा हूँ। 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूँ? हर्ष से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी पहले ही मेरे खिलाफ हैं। पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। संध्या भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाएं। कि तभी नमस्ते जी, मैं पिछली वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरे सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहाँ मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी, मैं जरूर करूँगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहाँ पहुँचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है। वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुँच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूँ, जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, और बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो संध्या के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। संध्या की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार भी चुका देती है और बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को संध्या का काम इतना पसंद आता है कि वो संध्या के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। संध्या अब एक बर्गर की दुकान चलाती है। संध्या की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हर्ष बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संजना की चाची, जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हुई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आस पड़ोस में कहीं भी पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है रीमा, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं, और संजना भी लड़के को देख लेगी। संजना की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है, और कुछ ही दिनों बाद संजना की शादी पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर के गांव अभी ही जाना था। उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे। फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? कांता, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन भी धुला हुआ नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए चाय बना दूं। ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संजना की सास कांता अभी काम वाली को लेकर परेशानी हो रही थी कि तभी संजना कांता की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संजना बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी ना धुलवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पहले ही पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुनीत काम पर चला जाता है। संजना सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा ही होने लगा।
काम वाली तो थी नहीं। संजना की नंद अंजलि सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संजना तो मानो घर के काम में ही उलझ सी गई थी। एक शाम, माँ तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसीलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर का सारा काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस दिन भर बर्तन ही घसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच ये ना होती तो कौन काम करता। कांता, तुम दोनों माँ बेटी को तो संजना बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संजना सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुनीत बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनीत बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूँगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुनीत दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुनीत ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किस्त उसे भरनी थी। तभी, भैया मेरी कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है, अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी संजना अपने मन में ये सोचती है कि ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। घर में सभी बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मेरी सहेली रूपा ने बात कर ली कि नहीं। मेरे काम के लिए पूछती हूँ। हेलो रूपा, मैं संजना बोल रही हूँ। तूने बात की? फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी बबीता मैम। तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संजना पुनीत से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संजना उसे समझाती है। पुनीत, मैं जानती हूँ कि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संजना, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संजना सारे घर के काम करने के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहाँ पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संजना बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संजना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संजना को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन बबीता भी संजना की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। संजना, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से कस्टमर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई के फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संजना घर आ जाती है और 12,000 रुपए अंजलि के हाथ में रखती है। अंजलि, ये तुम्हारे कॉलेज की फीस के पैसे।
तुम कल ही अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रही हैं। नहीं नहीं भाभी, अंजलि तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ सम्मान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो पैसे लेती हो ना, तो मुझ में और तुम्हारे भैया में क्या फर्क है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुनीत को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संजना और पुनीत दोनों मिलकर काम करते थे। कांता और अंजलि भी अब संजना के घर के काम में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे थे।